लिसनर्स, हम लेकर आए हैं आपका अपना शो दी हेल्थ टॉक, जिसमें हम हमारी हेल्थ यानी सेहत से जुड़ी जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मदन गुलाटी, जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, और आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं इंदिरा हॉलीडे होम में सेक्टर 24 में सुबह 10 से 12:30 बजे तक। डॉक्टर मदन गुलाटी, आपका हमारे शो में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे पाचन प्रणाली से संबंधित बीमारियों की, यानी पेट की बीमारियां। कौन सी कॉमनली पेट की बीमारियां आजकल लोगों को परेशान कर रही हैं? हाँ, आपने बड़ा सुंदर सवाल किया है कि पाचन से रिलेटेड बीमारियां, संबंधित पेट की बीमारियां। आयुर्वेद के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि रोगा सर्वे अपि मंदग्निश्च सूत्राम उदराणिच। सभी रोगों का जो जन्म है वो पेट से होता है। अगर पेट हमारा ठीक है तो हम जो है, क्योंकि हेडक्वार्टर गेटवे हमारा यही है जहाँ से हमारा आहार जाता है, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे इंडाइजेशन होती है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में अजीर्ण कहते हैं, कि भोजन का पाचन ना होना। तो वो इंडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो पड़ा रहता है। उसकी वजह से समटाइम्स कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें डायरिया डिसेंट्री टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसको हम अतिसार या लूज मोशंस आते हैं। वो बीमारी भी पेट से रिलेटेड है। अगर उसकी भी प्रॉपर चिकित्सा नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि हमें गृहिणी रामक रोग हो जाता है, जिसको हम स्प्रू सिंड्रोम कहते हैं, या हमारे जो है उसको कई बार हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बड़ी कॉमन हो जाती है। जब भोजन का पाचन ही ठीक नहीं होता तो एसिड बनना शुरू हो जाता है। उससे क्या है, गृहिणी रोग होता है, जिसको हम आज की भाषा में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कह सकते हैं, कि मोशन पेशेंट जो है ना बार बार मल का त्याग करता है। उसमें एक बार मोशन करेगा, फिर उसको दोबारा से, जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स में प्रॉब्लम मोशन को वो त्याग करता है। फिर लगातार कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज की बीमारी है वो आगे फिर बीमारी जो जन्म देती है, अर्श जिसे बवासीर कहते हैं हम। इसी तरह से फिस्टुला की प्रॉब्लम है, भगंदर बोलते हैं उसको हम। फिर फिशर हो जाता है, कई बार हार्ट स्टूल आता है तो वहाँ पे जो है एनल कैनाल में कट हो जाता है। तो उस तरह की बीमारियां जो है वो भी पेट से ही रिलेटेड बीमारियां हैं। तो कई बार हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो इवन पथरी हो जाती है उसका भी संबंध जो है पेट से है। इवन ब्रोंकियल एस्थमा तक की प्रॉब्लम जो वो भी हमारी पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन से, इंडाइजेशन से ही सभी संबंधित बीमारियां होती हैं। तो ये जो अक्सर जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि बार बार खट्टे खट्टे डकार आने वाली प्रॉब्लम, जिसको हम हाइपर एसिडिटी जो आयुर्वेद की भाषा में अमलपित्त कहते हैं। हाँ जी, तो उसी के बारे में डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि हाइपर एसिडिटी क्या है। हाँ, हाइपर एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे आज के हमारे आहार विहार से, हमारे जो है जीवन प्रणाली से संबंधित बीमारी है ये। क्योंकि आज हमारा जो युग है वो विज्ञान का युग है। हम जितनी तेज़ी से साइंस ने तरक्की की है, जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु हम उससे नेचर से दूर होते जाते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारे विचार, इवन कि हमारी जो धरती माता जिसको हमने माँ का दर्जा दिया है, उसको भी हमने कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स, खादे वगैरह डाल के उसको भी हमने टॉक्सिक कर दिया है। उससे हमारा जो भोजन भी जो है हमें वो प्रॉपर ना मिलने से हमारे अंदर जो है ऐसी बीमारी, जिसके हमें बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट आते हैं, जो कि सभी बीमारियों की मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों की कारण है, जो खट्टे खट्टे डकार आने वाली हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी। हाँ, तो हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर? हाँ, हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट, आयुर्वेद में एक्चुअली हाइपर एसिडिटी को हम अमल पित्त कहते हैं। अमल पित्त, बॉडी में हमारी एक थर्मल एनर्जी पित्त होता है, तो उसकी विदग्ध अवस्था का नाम अमल पित्त होता है। तो इसमें क्या है, पेशेंट आकर के हमें ये कहता है कि मुझे जो है वो छाती में जलन हो रही है। पहला जो कॉमन सिम्टम होता है वो छाती में जलन होती है। उसके बाद वो उसको खट्टे खट्टे डकार आते हैं, और वो जो है भोजन है वो जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको जी में चलता है, जैसे नोशिया कहते हैं हम, नोजिया की प्रॉब्लम होती है। फिर उसमें वॉमिटिंग साइन के, वॉमिटिंग में भी वो कई बार खट्टा पानी आ रहा है, या कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इवन ब्लड भी आ जाता है, और बड़ी कड़वा और खट्टा पानी पेशेंट जो है वो उसको गले से उसके निकालता है। तो इस तरह के सिम्टम देकर के हमारे पास पेशेंट आते हैं जो हाइपर एसिडिटी से, सब उनका जो शरीर जो है थका थका रहता है। वो अक्सर आके कहते हैं क्योंकि उनका भोजन का पाचन ठीक ना होने से, एसिड बाहर निकल जाने से न्यूट्रिशन मिलती नहीं है, और वो शरीर थका थका, ये सिम्टम लेकर के भी आ जाते हैं। वीकनेस भी हो जाती है, और पेशेंट आके कहता है मेरा शरीर बड़ा थका थका रहता है। तो इस तरह के सिम्टम भी लेकर के हमारे पास पेशेंट आते हैं इसके। तो अगर टाइम पर इसका उपचार ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़? हाँ, ये बहुत भयंकर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये देखने में बड़ी कॉमन, सुनने में भी बड़ा इजी लगता है कि हाइपर मुझे खट्टे डकार आते हैं, मगर उसकी अगर परवाह नहीं की जाती है तो यही खट्टे डकार जो है वो लगातार रहने से वो अल्सर बन जाते हैं। पेप्टिक अल्सर जो प्रॉब्लम है उसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा, हाइटिक हर्निया टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी तरह से एक प्रॉब्लम है जिससे ड्यूडनल अल्सर, ड्यूडनम में वो अगर कट हो जाता है तो ड्यूडनल अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो जाती है। इवन गैस्ट्रिक कैंसर भी का काज भी जो है लगातार हाइपर एसिडिटी, क्योंकि कांस्टेंट इरिटेशन टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू कैंसर, कार्सिनोमा। तो जो आजकल जो है कैंसर वगैरह भी जो हमें फेस करने पड़ते हैं, उसका काज भी जो है लगातार रहने वाली ये हाइपर एसिडिटी, छाती में जलन, ये लगातार जो समस्या का जो इससे पीड़ित रहते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस होते हैं। क्या इसका कोई कारण बैक्टीरिया से भी है?
हाँ, ये मॉडर्न साइंस में इसको ना पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग को जो है बहुत वीक कर देता है। तो जब हमें ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स उसके साथ मिल जाते हैं तो ये जो है बैक्टीरिया क्योंकि लाइनिंग को वीक कर दिया होता है तो ये इस प्रकार से वो एच पाइलोरी जो है उसको भी इसका कारण माना जाता है कि उसको उसका एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी वो मॉडर्न साइंस में दिया जाता है, जिससे कि क्योंकि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाले जिंटिक सेल्स होते हैं स्टमक लाइनिंग में वो तो फिर वो ज़्यादा बनता रहता है जिंटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके बैक्टीरिया की वजह से उसमें वो तेज़ी से उसमें इरोजन कर देता है, वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे वो कट होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। अल्सर वगैरह बनने में पेप्टिक अल्सर वगैरह का कारण जो है ये एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया की प्रेजेंस भी है। जी डॉक्टर, हाइपर एसिडिटी की मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स क्या है? हाँ, हम इस बीमारी को इसका जो चिकित्सा करने से पहले हम इसका जो निदान है, जो हमारे इसके कॉजेज हैं, इसको हम थोड़ा जानेंगे तो हमें जो चिकित्सा को समझने में इजी हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने जो है सुनने वालों को सबसे पहले तो उनके जो है इस बीमारी किन कारणों से ये बीमारी होती है ना, इसके क्या कॉमन काजेज हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने थॉट्स। फिर मैं इसकी जो चिकित्सा भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि सबसे जो कॉमन काज है हमारा जो आहार है, जो हमारा आहार में क्या है, अमल मैंने खट्टे लवण वाले ज़्यादा नमक वाले पदार्थों का, और जो तीखे पदार्थ होते हैं, कड़वे पदार्थ, जैसे फ्राइड फूड है, स्पाइसी फूड है, जंक फूड है, जैसे आज हमारे जो है फास्ट फूड चले हुए हैं, है ना, बर्गर्स है, हॉट डॉग्स हैं, फिर फिश फ्राइज वगैरह और चिकन वगैरह, ये चीज़ें जो हैं डीप फ्राई की हुई चीज़ें जो हैं, इसका जो है हमारा भोजन, और फिर चाय, कॉफ़ी और जो इरिटेट ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, फैंटा, जो इरिटेट करती हैं म्यूकोसा को, उसका अधिक सेवन करने से, इवन अल्कोहल का अधिक सेवन करने से, इवन जो ये आपकी बीड़ी सिगरेट वगैरह जो स्मोक करते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से भी जो है हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिर इसका जो कारण है हमारा नेचुरल वेग, जो नेचर की अर्जिज हैं हमारी, उसको ना सुने ध्यान से, क्योंकि उसको अगर हम रोक लेते हैं, सपोज में प्यास लगी और हमने प्यास को रोक लिया, हमें भूख का वेग जागा है और अपने भूख को रोक लिया, तो उससे भी जो है हमारा जो है समय पर भोजन ना करने से जो है, और हम स्टेल भोजन करते हैं, कई बार बासी भोजन रीहीटिंग करके भोजन को करते हैं, ये भी इसके काजेज हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारा जो है जब हम जो संयोग विरुद्ध भोजन करते हैं, जैसे हमने मछली खाई है ऊपर से दूध पी लिया, या कोई ऑरेंज जूस पिया है ऊपर से फिर दूध पी लिया, या जैसे आइसक्रीम के साथ कोक को मिला करके भी हम अक्सर शादियों विवाहों में देखते हैं कि जो बहुत सारी मिक्सिंग कर दी जाती है, तो आपस में एक दूसरे से जो संयोग विरुद्ध इनकम्पैटिबल फूड का जब से हम करते हैं, इनकम्पैटिबल फूड भी जो है वो हाइपर एसिडिटी को पैदा करने में बहुत बड़ा कारण है। ओवर ईटिंग कर जाते हैं कई बार हम लोलुपा करके, ओवर ईटिंग इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द हाइपर एसिडिटी। और समय पे भोजन ना करना और ऋतु के अनुसार भोजन ना करना, जैसे कि वर्षा ऋतु में हम पित्त का संचय काल मानते हैं और शरद ऋतु में पित्त प्रकोप काल मानते हैं, तो इसमें जो है उसमें जो ऋतुचर्या को हम ना फॉलो करें तो भी जो है रात्रि जागरण से भी हमारी जो है पित्त का प्रकोप, लेट आवर्स में भोजन करेंगे, फिर जो है इवन सेक्स कर लेते हैं कई बार इमीडिएटली आफ्टर दी भोजन, ये भी एक कॉज है, क्योंकि हम भोजन जो है स्टमक में पड़ा रहता है और इंडाइजेस्टेड में पड़ा रहता है, तो सारा जो ब्लड फ्लो जो है वो सेक्स ग्लैंड को चला जाता है, वो भी एक वन ऑफ द कॉज है। तो हमारा जो है इसके जो रूट कॉज है वो कई बार हमारा जो मानसिक बैलेंस जो है ना, तनाव जो है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हाइपर एसिडिटी का है। क्रोध करना है ना, हमारे किसी के प्रति जेलस फीलिंग्स रखना, हमारे जो इरिटेटिंग जो हमारा थॉट प्रोसेस जो है, हमारी किसी के प्रति, हम किसी का नुकसान तो नहीं करते, मन में किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है कि हमारे हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। तो मानसिक कारण जो है, स्ट्रेस में काम करना, ये भी इसका जो है वो कारण है। तो हम इन कारणों का निवारण करना जो है वही आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा होती है। इन कारणों को अच्छी तरह से, इसी को हम जो है इनको अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये चीज़ें जो हैं हमारे आहार में, और जैसे हम उड़द की दाल है या कोई बहुत भारी भोजन करते हैं, है ना, स्पाइसी, उन चीज़ों से ये हाइपर एसिडिटी के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो चिकित्सा करनी होती है, तो हमें इसको पित्त दोष माना गया है आयुर्वेद में कि ये विदग्ध अवस्था हो जाती है। पित्त के नेचुरल गुण कटु होता है, पित्तम तीक्ष्ण द्रवम पुत्ती नीलम पीतम तथेचा उष्ण कटुरसम चाहे विदग्धम चा, विदग्ध मित होता है उसका जो है ना नेचुरल रस उसका बिगड़ जाता है, तो खट्टे खट्टे डिकार आने शुरू हो जाते हैं, जो पंजेंट टेस्ट होता है नेचुरल चीज़ों का जैसे, वो एसिडिक हो जाता है। तो इसमें हमें जो है चिकित्सा करने में हमें ऐसी आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है कि जिसमें हमारी बॉडी में जो तेजाब ना ज़्यादा बने, तो उसमें वो तेजाब को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन भोजन जो है, एल्कलाइन टाइप की डाइट जो है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो पेशेंट को जो है हम सबसे जो कॉमन हमारी मेडिसिन है दैट इज़ दी आंवला। आंवले का जो जूस है उसको अगर हम 10 ml से लेकर 15 ml तक, मैं उसकी जूस को समझता हूँ कि क्योंकि वो
खाने में आंवला अमल जरूर होता है, मगर अंदर जाके मीठा हो जाता है। कहते भी है ना, आंवले का खाधा तो सियाने रखा बाद में पता लगता है, क्योंकि उसका टेस्ट जो विपाक जिसे आयुर्वेद में कहते हैं, टेस्ट आफ्टर डाइजेशन, वो मधुर होता है। तो आंवला अंदर जाके मीठा हो जाता है। तो आंवले का चूर्ण जो है वो मिश्री के साथ अगर 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को पानी मिश्री में मिला के बराबर वो ले लिया जाए तो हाइपर एसिडिटी में बहुत फायदा होता है। दूसरी जो कॉमन मेडिसिन है हमारे, वो आंवले के साथ साथ शतावरी है, एस्पेरेगस। तो शतावरी का जो चूर्ण है वो भी 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम का, शतावरी का घृत भी देते हैं, शतावरी का कल्प भी देते हैं। तो ये शतावरी जो है वो हाइपर एसिडिटी में बहुत बढ़िया काम करती है। एक हमारा कॉमन प्लांट जो अवेलेबल है नारियल, नारियल का पानी जो है जैसे 10-15 ml के करीब जो नारियल का रेगुलर पिया जाए तो ये हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स को बड़ा फायदा करता है। इसी तरह से हमारी दवाई है मुलट्ठी, मुलट्ठी जो है ग्लिसिजा ग्लैब्रा बोलते हैं, इसका भी चूर्ण जो है 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक। एक हमारी प्रेपरेशन आती है, आंवले को आंवले के रस में घोट दिया जाता है। आंवले का जो चूर्ण है उसको आंवले के रस में डाल, उसको कहते हैं आंवल की रसायन। आंवल की रसायन की मात्रा जो है कंपैरेटिवली कम होती है, तो उसको भी हम 1 चम्मच तक जो है सुबह शाम दे सकते हैं। आंवले के उससे भी हमारी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जबकि पेशेंट को कई बार एडवांस केसेस हो जाते हैं, उसमें हमारी एक दवाई दी जाती है लीला विलास रस, है ना, एक धात्री लो नाम से दवाई आती है। ऐसे हमारे मेडिसिन होती है प्रवाल पंच अमृत रस, 5 ही अमृत होते हैं इसमें, और वो भी हमारी कैल्शियम बेस्ड ड्रग होती है। इसी तरह से कामदुधा रस नाम से एक औषधि होती है। देयर इज ए मेडिसिन नोन एज सूत शिखर रस, विष सूत शिखर रस। इसी तरह से द्राक्षावले बहुत ही बढ़िया काम करता है, द्राक्षावले भी हम देते हैं। इस चूर्णों में हमारा क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी है जो डेली ली जा सकती है, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम जब भी लगे? हाँ, वो एसिडिटी मेडिसिन हमारा पेठा है, पंपकिन जिसे हम पेठा कहते हैं ना, पंपकिन का जूस पिया जाए। पेठे का जूस जो है अगर हम रेगुलर लें और पेठे का इस्तेमाल हम ज़्यादा मात्रा में करें, पंपकिन जिसे बोलते हैं, ये पीला पेठा भी बहुत बढ़िया माना गया है। और पका हुआ पेठा थोड़ा मीठा हो जाता है ज़्यादा, उसमें कई बार, हाँ, मैं आंवले के मुरब्बे के ज़्यादा हक में नहीं हूँ क्योंकि उसमें कई केमिकल डाल दिए जाते हैं। तो आंवले का जूस बहुत अच्छा है, आंवले का चूर्ण बहुत अच्छा है। इसी तरह से मैंने बताया नारिकेल खंड आती है हमारी, नारियल की खंड बनाई जाती है। नारियल की मतलब उसको पानी में बना करके थोड़ा सा खंड डाल के नारियल खंड की एक रेगुलर यूज किया जाए तो उसे खाने के बाद लिया जाए? हाँ, भोजन के बाद नारियल खंड का प्रयोग किया जा सकता है 1 चम्मच से 2 चम्मच तक। इसी तरह से पेठे को ना आयुर्वेद के ग्रंथों में कुष्मांड बोलते हैं, तो देयर इज ए मेडिसिन नोन एज कुष्मांड अवले। कुष्मांड अवले का प्रयोग भी जो है हम सवेरे शाम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो कॉमन मेडिसिन है पटोल, पित्त पापड़ा बोलते हैं, पित्त पापड़ा पटोल, परवल होती है ना, परवल की सब्जी खाते हैं हम लोग, उसको पटोल कहते हैं। तो पटोल के पत्तों का काढ़ा बनाया जाता है, पटोल अधिक्वाथ बोलते हैं उसको। इसी तरह से भून बिचरैता होता है जो हमारी भूख भी बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि इसमें तिक्त रस, बिटर टेस्ट की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत फायदा करती हैं। जैसे कि नीम का है, नीम की शाल का अगर हम रस दें तो वो भी जो है हाइपर एसिडिटी में बहुत मदद, नीम के पत्तों का प्रयोग है ना। इसी तरह से हमारे पित्त पापड़े का प्रयोग खाने के बाद लेने होते हैं। इसका जूस भी बनाया जाता है, इसका काढ़ा बनाया, डिकॉक्शन बना करके ना, जैसे हमने 10 ग्राम के करीब पत्तों का इकट्ठा करके चूर्ण बना, उसको 1 गिलास पानी में बॉयल करेंगे, 400 ग्राम पानी में बॉयल करते हैं उसको। जब 100 ग्राम रह जाता है तो 1/4 पार्ट रह जाता है, उसको हम पुन करके पी लेते हैं। तो ये भी इसमें हाइपर एसिडिटी के केसेस में बहुत फायदा होता है। और हमारा जो आहार है, सबसे बड़ी चीज़ तो है हमारा आहार। तो आहार में अगर हम जो है नारियल का पानी का सेवन करें, पपीते का सेवन करें, पेठा खाएं, घिया खाएं, लौकी जिसे बोलते हैं, कद्दू का सेवन ज़्यादा करते हैं, है ना, बेल के ऊपर उगने वाली जितनी तोरई है ना, ये सब हाइपर एसिडिटी की। कुकुम्बर बिटेसी फैमिली के जितने भी द्रव्य हैं, जैसे कि तर है, खीरा है, तरबूज आ जाएगा, खरबूजा आ जाए, आजकल छात्रा चला हुआ है ना। नेचर हमें खुद गाइड करती है, हम अपने भोजन को नेचर के हिसाब से करेंगे। हम अब सर्दियों में गर्मियों वाली सब्जियां खाएं या गर्मियों में सर्दियों की खाएंगे तो उसके रसगुनी वे ठीक टेस्ट वश हम कई बार खाते हैं, ठीक है ना। उससे जो है हाइपर एसिडिटी, अरबी खाई जा रहे हैं, मौसम नहीं है उसका, हम उसके वो अंदर जाके फिर एसिड पैदा करेगा। और जो फल और सब्जियां अगर आप सीजनल लेंगे तो वो आपको, और कच्ची सब्जियां खाएं, पत्ता गोभी जैसे बहुत अच्छी है, पत्ता गोभी का जूस जो है वो बहुत अच्छा है ना। उसका इवन ब्रोकली बहुत अच्छी है हमारी, ये जो कुकुरबिटेसी, इसकी जो गोभी दूसरी भी है, ये भी अगर ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, इसको अगर हम मतलब थोड़ा अधकच्चा रखें तो वो जो है उसमें हाइपर एसिडिटी में फायदा करते हैं। कई बार जीरा भी हमें जो है, अच्छा दही वगैरह बहुत खट्टी हो तो मत लें, है ना, उसको अल्कलाइन करके जो है वो जैसे तक्कर है, मट्ठा जिसे बोलते हैं, उसके फॉर्म में अगर हम लेते हैं, थोड़ा जीरा डाल देते हैं तो हाइपर एसिडिटी में उसमें काफ़ी लाभ होता है। उसमें मतलब हमारा जो है डेली का जो उसमें रूटीन है उसमें फायदा करती हैं ये चीज़ें। तो इसके प्रिवेंशन क्या है हाइपर एसिडिटी? हाँ, प्रिवेंशन तो देखो, जिस डिजीज का जो कारण है उसको अगर हम ना आने दें, है ना, हम जो है समोसे, पकोड़े, टिक्की, ये चाट मसाले, ऐसी चीज़ें अगर हम नहीं खाएंगे, और हम जो है अमल मैंने खट्टे, लवण, अदरक, प्याज, है ना, ब्रेड, बिस्कुट, रिफाइंड ऑयल, डीप फ्राई चीज़ें,
है ना। ब्रेड जो है बहुत बड़ा, जो मैदा प्रोडक्ट्स हैं रिफाइंड जो हैं, उड़द की दाल है, उड़द की दाल का जो अधिक सेवन करते हैं तो उसको हम अवॉइड करें। जो भारी ग्लिष्ट भोजन है जो हमें देर तक पचना है, जैसे भिंडी है, अरबी है ना, और जो है उसको डीप फ्राई की चिकन है, और मसाले हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और जैसे मैंने बताया कि इन बिटवीन हम मिला करके भोजन करते हैं, एसिडिक और उसके अल्कलाइन उसको दूध के साथ जो है मछली का सेवन करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें ना। प्रिवेंशन जो है वो वही है कि जो इसके कारण है उसको ना आने दें। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि नारियल है, पेठा, घिया, काली तोरी, टिंडे, शलगम, मूली, गाजर है ना, पत्ता गोभी, और ये आपकी जैसे बताया मैंने कि भी तर है, खीरे हैं, और खरबूजा है, तरबूज है ना। इन चीज़ों का सेवन जो है अगर हम रेगुलर करते रहते हैं तो हम जो है हाइपर। और दालें जो हैं धुली हुई दालें भी अवॉइड करनी चाहिए। इवन अंगूर इज़ नॉट गुड। एसिडिक फूड में हमारा संतरा, किन्नू जो आ जाते हैं, ये जो है एसिडिक है, तेजाबी हैं। किन्नू का या नींबू का जूस ही ज़्यादा ले जा रहे हैं तो ये जो है अल्टीमेटली एसिडिटी करते हैं जी। तो क्या हमारे डेली रूटीन से भी कोई फर्क पड़ता है हमें इस सब के लिए? हाँ, जैसे मैंने बताया कि निंद्रा पूरी लेनी चाहिए, आहार निंद्रा उसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा भोजन के साथ हमारा जो डेली रूटीन है, दिनचर्या को अगर हम जो है समय पे अर्ली उठते हैं, लेट ही उठते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो है वो एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। लेट आवर्स में जब सोएंगे, क्योंकि हमारे ना पित्त का काल बताया गया है, जैसे 6 से लेकर 10 बजे तक का काल जो है कफ का काल है, 10 से लेकर 2 बजे तक का काल जो है पित्त का काल मान जाता है, 2 से 6 फिर वात का काल मानते हैं। आयुर्वेद में जो ना उस काल में अगर हम भोजन कर लेते हैं तो अगर हम उसको उस काल में भोजन ना करके आगे पीछे करते हैं तो वो हमारा वो दोष जो है वो विकृत हो जाता है, उसकी अवस्था खराब हो जाती है। तो अपना रूटीन में रहना, समय पे भोजन करना जो है, इससे हमें बच सकते हैं। अपनी ऋतुचर्या और दिनचर्या का जो है वो हमें उसको पालन करना चाहिए। ये भी एक प्रिवेंशन ही है, प्रिवेंशन का ही पार्ट है। बिल्कुल आपने ठीक ही कहा। इससे रिलेटेड कई बीमारियां जो है ना, मतलब जो हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या मैंने बताई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है। तो ये जो बीमारियां हैं ना, इससे साथ मतलब संबंधित हैं। कई बार मतलब हम जो इसको हाइपर एसिडिटी का अगर हम समय पे इसका नहीं करते हैं तो ये ऐसी प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। वो भी हमारे, क्योंकि हमारी जो आज जो बात चल रही है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो जो पाचन प्रणाली से रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमें एक बड़ी कॉमन समस्या जो हमें फेस करनी पड़ रही है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। तो मैं समझता हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये एक तरह का इरिटेशन होती है हमारे मतलब जो है बाउल मीन्स इंटेस्टाइन्स में, तो वो क्योंकि एसिड बनने की वजह से होती है। तो बेसिकली आयुर्वेद में जो कहा गया है कि उष्मा मीन्स हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मा के अल्प बल होने से, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचित, जो पहली धातु बनती है, रस धातु बनती है, वो अगर अपचित रह जाती है तो क्या होता है कि उससे जो है आगे सभी बीमारियां पैदा होती है। उष्मणो बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम स आम संज्ञकम देहम सर्व दोष पको, उसको हम ना एंडोटॉक्सिस बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, जिससे म्यूकस वगैरह बननी शुरू हो जाती है। तो वो म्यूकस जो है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट जो है ना बार बार इंस्टॉलमेंट्स में मल का त्याग करता है। मतलब एक बार मोशन जाएगा उसको बाद फिर उसको लगेगा कि मुझे दोबारा से फीलिंग हो रही है। उसका कारण क्या होता है? मोशन नहीं होती है, वो एक्चुअली म्यूकस होती है। म्यूकस जो है ना वहाँ पे वो आंव जिसे बोलते हैं वो आती है, वो थोड़ा सा आंव के साथ मल का त्याग करता है ना। उसी का जो हमारे सिम्टम लिखे हुए हैं, श्रोतारोध, मल भ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठिवन, मल संग, अरुचि कलम, हमारे 11 सिम्टम लिखे हुए हैं उसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में कि जो है श्रोतारोध, बड़ी आत्मीय अवरोध हो जाता है तो उससे मल जो है सॉर्ट ऑफ मल जो है वो किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स में पेशेंट त्याग करता है। गौरव मैंने शरीर में भारीपन रहता है, आलस्य लेजीनेस रहती है, आलस्य, श्रोतारोध, मल भ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, वायु का ऊपर की तरफ गमन करना है ना, मल भ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठिवन, निष्ठिवन का मतलब बलगमी पदार्थ का गले में अटकना, गले में भी ना थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे थूक जैसा पदार्थ भी अटकता है, ऐसे सिम्टम लेकर के हमारे पास पेशेंट आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। तो वो उसकी भी जो चिकित्सा हमें जो आयुर्वेद में करनी पड़ती है उसकी हमें मेन ध्यान यही रखना पड़ता है कि उसके बॉडी में जो है उसका जो है इंडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो अननेसेसरी ना बने, और म्यूकस को फिर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जब आमरस बनता है बॉडी में। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है डॉक्टर? कब्ज का कारण क्या होता है? हाँ, ये बड़ा आपने सुंदर सवाल किया है कि कब्ज जो है ये भी सभी बीमारियों की जड़ है। और कब्ज का आमतौर पे लोगों में ये धारणा है कि कब्ज का मतलब होता है कि मल का ना आना। मैं समझता हूँ कि मल का ना आना क्योंकि वो तो हमारे आहार पर निर्भर करता है। एक्चुअली कब्ज शब्द जो है वो है कब्जे से बना हुआ। जब आंतड़ियों के ऊपर मल का कब्जा हो जाता है तो उसको कब्ज कहते हैं। कि मल का थोड़ा थोड़ा बार बार त्याग करना जो है, मेरी भाषा में मैं उसको आयुर्वेद की ग्रंथों की भाषा में ये कहना चाहता हूं कि जो विबंध है वो क्या है, आंतड़ियों के ऊपर मल का कब्जा हो जाना, मल जो है थोड़ा थोड़ा बार बार आना, वही कब्ज है।
जी। तो मलदान और अगर फोम स्टूल आ रहा है, अगर किसी को उसका आहार ही और नॉन वेजिटेरियन है और उसको अगर एक हफ्ते में या 2-3 मल, हमने देखा है कि वेस्टर्न पीपल जो है वो मल त्याग जो है हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं, पर उनको हम कॉन्स्टिपेशन की भाषा में, क्योंकि उनका मल पूरा डाइजेस्टेड होता है, फोम स्टूल होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बधा हुआ मल आए, अगर केले जैसा बधा हुआ मल आए तो वो नॉर्मल है, उसमें म्यूकस ना आती हो। तो जिसमें जो है कब्ज जो है वो उसमें क्या होता है कि मल आता ही नहीं है, और कई बार बहुत हार्ड स्टूल आता है। हार्ड स्टूल आएगा तो उससे क्या होगा कि वहां से वो जो एनल कैनाल है उसमें कट हो जाता है। तो कट, आजकल इसका कारण क्यों है कि आजकल की लाइफ में ये क्यों बढ़ गया है हाँ इतना? वही हमारा मैंने बताया ना कि हमारा आहार विहार, हमारी रहन सहन, हमारी सोच, हमारी प्रकृति जो है वो हम दिनचर्या को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। हम लेट उठते हैं, लेट उठने की जो हैबिट है और लेट सोने की आदत है। हमारे शास्त्रों में देखा है ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना। कि ब्रह्म मुहूर्त को हम कहते हैं कि सूर्य निकलने से 45-48 मिनट पहले जो है, सूर्य निकलने से पहले उठ जाएं और लंबी सैर करें, वॉकिंग करें और पेट के लिए जो प्रॉपरली प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करें। तो हमारा जो अगर रहन सहन खान पीन उसका ध्यान रखें तो हम जो है कब्ज से बच सकते हैं। अगर हम भोजन को डाइजेस्ट ही नहीं प्रॉपरली करते, हैवी भोजन करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, है ना, समय पे हमारा जो है वो रूटीन जो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो जो है कब्ज की समस्या जो है वो दिन प्रति, और वो सभी बीमारियों की आगे फिर कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आप क्या खा सकते हैं डॉक्टर, क्या लेना चाहिए? हाँ मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो जाती है तो उसको जो है ना अपने डाइट में रफेज जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। रफेज का मतलब जिसमें जैसे हम कहते हैं कि हम कई बार कह देते हैं कि पेशेंट को जो इसबगोल का छिलका देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इसबगोल का छिलका भी तो किसी प्लांट का छिलका ही है ना। हम क्यों नहीं दालें जो हैं वो छिलका समेत लें, हम क्यों नहीं जो सब्जियां वगैरह लेते हैं तो उसमें हम छिलका जो रफेज है उसके साथ में लें। तो जो दालें हैं अगर हम धुली हुई दालें ना खा करके और उसके बजाय हम जो क्या बोलते हैं उसकी छिलका समेत दालें खाएंगे तो वो जो छिलका हमें मिलेगा, रफेज मिलेगी, ठीक है ना। तो उससे पानी का सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पीना चाहिए कब्ज वालों को। और उसको जो है वो छिलका, किसी किसी को हम कहते हैं कि इसबगोल का छिलका ले लो, अगर वो आपने रफेज प्रॉपर्ली नहीं देते तो उसको इसबगोल या त्रिफला का चूर्ण है, हर भेड़ा आंवला बेस्ड होती है, हमारी स्नाई होती है, हमारे चूर्ण होता है पंचसंकार चूर्ण, उसको हम रात को सोने के टाइम पे 3 ग्राम की मात्रा में देते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण होता है हमारे, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, स्वादिष्ट, वो मुलट्ठी बेस्ड होता है। इवन जो हाइपर एसिडिटी में अभिपत्ति का चूर्ण देते हैं वो भी बहुत लाभ करता है। तो इस तरह के हमारे सिंपल चूर्ण जो है, त्रिफला है, हरड़ भेड़ा आंवला बेस्ड होता है चूर्ण, ये कब्ज में हम किया करते हैं अक्सर। तो उसके साथ साथ जो क्या है गैस भी इसी का एक कारण है? हाँ, जब हमारे कब्ज होएगी तो इंडाइजेशन की वजह से ये फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है मल की, भोजन, ऊपर से हम मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं, मिल्क उसकी गैस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो गैस फॉर्मेशन से कई बार फ्लैचुलेंस हो जाती है, पेट जो है अफर जाता है, जैसे भोजन किया तो पेट जो है अफारा सा हो जाता है। तो उसमें हमारे ना कुछ कैल्शियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमें बताया कि परवाल पंचामृत एक ड्रग है, या शंख बट्टी होती है, शंख है ना, ये एनिमल बेस्ड कैल्शियम्स होते हैं। और कोडियों की भस्म होती है, कपर्तिका, कोडियों की भस्म देते हैं हम उसमें, वो बहुत अच्छा काम करती है, कपर्तिका भस्म, शंख भस्म, और साथ में परवाल पंचामृत रस है। इसी तरह से एक दवाई आती है हमारे कामदुधा रस है, एक हमारे जैसे हमारे घृत कुमारी है, एलोवेरा बताया मैंने, एलोवेरा जो है वो भी कब्ज में भी काम करती है और गैस फॉर्मेशन वाले पेशेंट को भी हमें इसका प्रयोग करवाते हैं। जैसे कि कुमारी आसव एक हमारी बड़ी कॉमन मेडिसिन है, उसका हम सेवन करवाते हैं जिनको लगातार क्या, एक हमारे चूर्ण देते हैं, उसमें गैस वाले पेशेंट में एसिडिटी नहीं होती है, उनमें क्या होता है कि गैस फॉर्मेशन होती है और वो जो है ना उसमें पेट जो है भोजन करने के बाद जो है वो उनको जो है वो खाना खाने से बाद थोड़ा सा गैस नीचे चले जाती है, तो दे फील रिलीफ। उनको हम ना हिंग की प्रेपरेशन देते हैं, हिंग वाष्टिक चूर्ण का होता है, हिंग उसमें त्रिकटु होती है, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, है ना। क्या घर पर भी ऐसी चीजें ली जा सकती हैं जिनसे हाँ, जो रूटीन जैसे अजवाइन है ना उसका सेवन करना, हिंग, त्रिकुटु, दोनों जीरे हैं, दोनों प्रकार के जीरे का प्रयोग करना, अजवाइन का प्रयोग, अजवाइन का पानी है जैसे, ये भी इसको गैस फॉर्मेशन वाले पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। उसके साथ हम थोड़ी सी शंख पसम को ऐड कर दें तो घरेलू नुस्खा तो यही बनता है कि अजवाइन का सेवन किया जाए, है ना, भोजन का राशन ठीक रखने के लिए अपना सौंफ का प्रयोग किया जाए, है ना, वो भी दीपन पाचन कार्य करता है। जीरा का प्रयोग जो है लस्सी वगैरह के साथ हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी कॉलन में जब कई बार इसी गैस की फॉर्मेशन से, जैसे मैंने बताया ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम जो होती है वो भी बहुत कॉमन है हमारे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है कई बार वो इतने ज़्यादा होता है कि ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो मोशन के साथ साथ उसमें फिर जो है ना इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। तो इसमें फिर ये मॉडर्न में कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स वगैरह का सेवन करवाते हैं और वो जब तक लिए जाते हैं वो मतलब उसको फायदा होता है। तो मैं समझता हूँ उसको आयुर्वेद की जो प्रिंसिपल्स पर अगर हम उसकी चिकित्सा करें, हम बेसिकली अमल पित्त की ही चिकित्सा कर रहे हैं, हाइपर एसिडिटी की चिकित्सा कर रहे हैं प्रॉपरली, और साथ में हल्दी का सेवन करवाएं। हल्दी जो है ना वो हमारी जो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए एक मिरेकल चीज़ है। तो हल्दी को भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो समस्या है जो कि बहुत कॉमन है उसमें हम देते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें पाचन शक्ति से संबंधित बीमारियों की जानकारी दी। आप हमारे